तो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। इस सेशन में हम देखेंगे ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2, न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। केपलर ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि मोस्ट ऑफ द प्लेनेट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। केपलर्स ने इलिप्टिकल ऑर्बिट में कहा था, सही है, बट इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, ये हमारा इलिप्स है और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन केपलर साहब थे, न्यूटन साहब, इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि मोस्ट ऑफ द प्लेनेट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मीन्स जो इसेंट्रिसिटी होती है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है, ई सर्कुलर के केस में 0 होता है। अब ई 0 हुआ तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी, और ए इक्वल टू बी हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। और ये इक्वेशन है सर्किल का, ये इक्वेशन है सर्किल का। तो उन्होंने कहा अपने ऑब्जर्वेशन में कि जितने भी प्लेनेट हैं उसमें से मोस्टली प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। और प्लेनेट, अगर कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों का कितना होगा, यम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको हम रिलेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इन्होंने, अब यहाँ पे देखें तो केपलर्स का सेकेंड लॉ कहता है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट, यानी एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट होता है, ये अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ। तो स्पीड ऑफ प्लेनेट इज आल्सो कांस्टेंट। अगर एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ प्लेनेट इज आल्सो कांस्टेंट। स्पीड ऑफ प्लेनेट जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। देयरफॉर v इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 पाई r अपॉन टी। वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक राउंड में ये कितना चल रहा है, 2 पाई r, और टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया। हमको यहाँ v स्क्वायर देखना है तो हम इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ, अगर केपलर के थर्ड लॉ से देखें तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल था, ए क्यू, और ए की जगह पर तो हमको आर लेना है तो यहाँ पे होगा आर क्यू, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू के आर पर क्यू। अब इस टी की जगह पर, टी स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देते हैं के आर पर क्यू, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन के आर क्यू। यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 3 आर, तो एक आर हमारा बच जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर। अब v स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा फोर्स इक्वल टू m बाई आर
और वी स्क्वायर की जगह पर हम रख दिए 4 पाई अपॉन के आर। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 4 पाई अपॉन के और यम अपॉन आर, और आर को मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर, तो फोर्स हमको मिलेगा इतना, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट है, इस कारण से हमको ये मिलेगा। अब न्यूटन का कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन न्यूटन का था, पहला कंक्लूजन ये हुआ कि न्यूटन ने ये कहा कि प्लेनेट पर एक फोर्स एक्ट करता है, फोर्स एक्ट ऑन प्लेनेट। तो फर्स्ट कंक्लूजन है फोर्स एक्ट ऑन प्लेनेट, प्लेनेट पर फोर्स एक्ट करता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इनका ये हुआ कि इस प्लेनेट पर फोर्स एक्ट करता है। दूसरा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लेनेट, ये फोर्स प्लेनेट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा कंक्लूजन ये था, यहाँ पे दिख रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तीसरा कंक्लूजन इनका ये था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स इज proportional to, inversely proportional to square of distance between planet and sun, square of distance between planet and sun। अब एक बात यहाँ पे और समझना है आपको कि दिस फोर्स इज म्यूचुअल, दिस फोर्स इज म्यूचुअल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेनेट पर फोर्स, यानी सन के द्वारा प्लेनेट पर फोर्स लग रहा है, तो प्लेनेट भी सन पर फोर्स लगा रहा है। तो दिस फोर्स इज म्यूचुअल, ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इलिप्स का था। इसमें जो ई की वैल्यू, मतलब जो इसका ऐसे है चपटापन, वो खत्म हो रहा है। तो चपटापन खत्म होगा तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी? जीरो होगी। इसेंट्रिसिटी हमें ये बताती है कि ये जो इलिप्स का ऊपरी पोर्शन है वो कितना चपटा है, फ्लैट है। तो ये चीज, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कि दिस फोर्स इज म्यूचुअल, जो ये हमारा फोर्स है, दिस फोर्स इज म्यूचुअल, म्यूचुअल, ये फोर्स हमारा म्यूचुअल है। मीन्स इस फोर्स को सन के मास के भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, यानी सबको हम मिला कर लिखें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लेनेट अपॉन आर स्क्वायर, और एफ इक्वल टू जी एम एस एम अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन का निष्कर्ष था और यही बोला जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अब इस निष्कर्ष से न्यूटन जो होता है थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, तो हम ग्रेविटेशनल लॉ को देखेंगे। यहाँ पे जी को बोला जाता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी
वैल्यू होती है। तो ये था न्यूटन का निष्कर्ष फ्रॉम केप्लर्स लॉ। अब इसी में आता है हम लोग का न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ देखते हैं, आप इसको छाप लें, नोट कर लें। ओके, तो इरेज करते हैं। ओके, हाँ, तो टिंग टिंग घंटी बजी, टिंग टिंग घंटी बजी ये, अब हम लोग लेते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, और एक बॉडी यहाँ पे, इसके सेंटर से इसके सेंटर की बीच की दूरी r है। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है। तो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ध्यान देना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and is inversely proportional to square of distance between them। अब F जो होगा वो G हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये निष्कर्ष से इन्होंने ये निकाला कि इनवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है। तो पहला नेचर ये हुआ इस फोर्स का, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी फोर्स जो होगा वो इस तरह के जितने भी फोर्स होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा होता है अट्रैक्टिव नेचर का है, ये फोर्स जो है ओनली अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ जो चार्जों के बीच का होगा वहाँ पे रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन ये फोर्स जो होता है ओनली अट्रैक्टिव होता है। तीसरा प्रॉपर्टी होती है कि ये लॉन्ग रेंज का होता है, बहुत दूरी तक का होता है, लॉन्ग रेंज, यानी अर्थ और सन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 लाख करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस, फिर भी इनके बीच फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये फोर्स जो होता है कह दें कि लॉन्ग रेंज का होता है। चौथी खासियत ये होती है इसकी कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये मीडियम यानी इस ऑब्जेक्ट के बीच अगर कोई मीडियम है और इनका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कह दे कि डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम पर भी ये डिपेंड, यानी इनके बीच अगर कोई मीडियम है तब भी ये फोर्स जो होता है अफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं होता है। पांचवी खासियत इस फोर्स की ये होती है कि
जो फोर्स होता है वो अदर पार्टिकल के इनके बीच, अगर इनके बीच फोर्स है, वो अदर पार्टिकल के प्रेजेंस पर इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी प्रिंसिपल, अगर n पार्टिकल है तो किसी एक पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा वो सभी फोर्सों के कह दें वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। तो ये इसकी खासियत है। तो ये था हमारा न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। इस बार अब कुछ हम लोग बेहतर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, कह दें। अब आते हैं हम लोग ये एक बार प्रॉपर्टी को फिर हम समरी के रूप में शॉर्ट में समझा देते हैं। पहली चीज़ तो ग्रेविटेशन लॉ में ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट अगर r डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों मासों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जी हम लोग डिस्कस कर चुके, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो हमारा कहते हैं कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है, उसकी प्रॉपर्टी है, खासियत ये है कि ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का। अगर कोई फोर्स इस तरह से हो, हाँ एक और खासियत है, देखिए वो मिस हो रहा था, 1/r², 1/r²। तो ये देखेंगे कि इस तरह का अगर फोर्स है तो वो हमारा फोर्स जो होता है कह दें कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लॉन्ग रेंज का होता है, और फिर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, यानी जो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच का अगर मीडियम कोई भी हो फोर्स इफेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि ये कह दें कि ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी इनके बीच, अगर इन ऑब्जेक्टों के बीच कोई और पार्टिकल है तो ये फोर्स जो होता है उस पार्टिकल के प्रेजेंस होने से कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये इट फॉलो कह दें कि इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और छठवीं प्रॉपर्टी एक और ले लेते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं? सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के भी होते हैं। तो ये सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स का मतलब कि फोर्स अब ये ऐसे नहीं लगेगा, इस तरह से नहीं लगेगा, ये लाइन ज्वाइनिंग, दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलांग ये फोर्स होगा। तो ये सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स, अब एक सातवीं प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव भी हो गया, क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। और ये फोर्स जो होता है सेंट्रल इसलिए होता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लाइन ज्वाइनिंग के बिटवीन होगा या अवे होगा। अब ये फोर्स कह दें कि इधर हो गया इधर हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब इसका एक वेक्टर फॉर्मेट देख लेते हैं, तब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो वेक्टर फॉर्मेट क्या है वो हम लोग देखते हैं, रेज कर देते हैं। तो टू 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 हु हा हा ही हु ए। तो वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मास m1, मास m2, और इसको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लें, इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू टू, और इधर हो गया फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, ये हो गया। और यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर, और इस तरफ का
R21 ये हो गया। तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू जी मास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर 1 टू यूनिट वेक्टर ये हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया डायरेक्टेड एलॉन्ग 1 to 2 डायरेक्टेड एलॉन्ग 1 to 2 और दूसरा हो गया हमारा 2 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर 2 1। बट ये देखते हैं हम लोग, बट ये कह लें कि R12 इक्वल टू माइनस R21 ये हुआ। देयरफॉर हम कह सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। अब इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस F21 वेक्टर लगा लें इक्वल टू 0, यानी F नेट इक्वल टू 0। F नेट इक्वल टू, तो इसके सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन होगा वो भी क्या होगा 0, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, तो F नेट इक्वल टू 0, तो इसके सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन क्या होगा 0 होगा। और ऐसे कह लें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी वो होगी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये बात था वेक्टर फॉर्मेट का। अब कुछ हम लोग बेहतर न्यूमेरिकल कर लेते हैं 8-10। तो चलिए जितने हो सके उतना करते हैं। तो इसको आप नोट करें, नोट कर लिया? ओके ओके, बाय बाय, ओके टाटा। तो जमाने का है, बाय बाय, ओके टाटा, फिनिश। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये कह रहा है कि हमारे पास ये कह लें कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर ट्रैक है और इसमें आर रेडियस का, और इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये इस में सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, और इनके हम मास ले लेते हैं m और ये। तो ये इस तरफ और ये ऐसे ट्रैक पर घूम कर रहा है, और रेडियस मान लेते हैं r है। तो अब देखें इसको हम क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्टों को मिला देते हैं। इन ऑब्जेक्टों को मिला दिए। अब मिलाने के बाद ऑब्जेक्ट जो होता है, अब ये भी r है, ये भी r है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ इनके बीच F इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, ये फार्मूला लिखे तो r की जगह पर तो हमको 2r रखना होगा स्क्वायर। तो ये मिल गया जी m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इनको सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक पर इनको घूमने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंटीपिटल फोर्स किससे मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। तो यही चीज किसके बराबर हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स के। तो m भी स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू जी m
स्क्वायर अपॉन कितना हुआ 4r स्क्वायर। एक r से एक r मर गया, m से एक m मर गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन हुआ 4r, तो v इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन 4r। ये वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाएगा। तो नोट करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, नोट कर लिया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं और एक दूसरे को, और दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और इनका रेडियस r और ये रेडियस r है, और दोनों के मास जो होते हैं सेम है। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, और ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का हमको फाइंड करना है। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू जी एम अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ r प्लस आर 2r का स्क्वायर, ये जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। थोड़ा सा इसको चेंज हो सकता है कि आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हों उसमें ये न दे रखा हो, कुछ थोड़ा चेंज करके दिया हो। तो हम ये भी इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, ये लगा दें मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई r पर क्यूब, और डेंसिटी को हमने रो ले लिया और मास m। अब m की जगह पर हम पुट करते हैं, तो फोर्स इक्वल टू g, और m की जगह पर हमने रखा 4/3 पाई r पर क्यूब रो का होल स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर। अब ये हो गया, देखें तो 16 अपान 9, ये g है, पाई स्क्वायर है, और 4 यहाँ पे भी है, तो 4 से हम कट कर दें तो ये 4/9 हो गया पाई स्क्वायर, रो कांस्टेंट है, r पर 6 हो गया, और यहाँ पे r स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 g पाई स्क्वायर रो r पर 4। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस फोर्स के लिए आपको इस तरह से भी दे दे कि इस फोर्स, एक्चुअल में जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग यही जानते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं कि 1/ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब के, बी ऑप्शन बना दे प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के, सी बना दे 1/r पर 4 के, और डी बना दे r पर 4। तो अब आप देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज हो गए, 1/r स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा है, अब किसको लगाएं, तो प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से भी बन सकता है। तो अभी तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है कि एक खोखला स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और इस स्फीयर के सेंटर से इस जगह पर एक मास रखा गया है, और इसका हॉलो स्फीयर, ये r डिस्टेंस है, तो हॉलो स्फीयर ये है, हॉलो स्फीयर का मास m, और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा गया, पार्टिकल रखा गया, उसका मास स्मॉल m है, और डिस्टेंस कितना है r है।
पूछ रहा है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये देखें कि जब भी हालो स्फीयर के अंदर अगर कोई चीज रखा गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमारे हो गए। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तो इरेज करें, आप नोट करें, नोट करें। ओके ओके, टिंग टिंग टूंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। हाँ, तो अब प्यास भी लग गई है, लेकिन लेक्चर ख़त्म करेंगे तभी कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक हमारे पास स्क्वायर है और इन स्क्वायर के कार्नर पर साइड ए है और इस स्क्वायर के कार्नर पर यम मास रखा गया है, ए बी सी और डी ये रखा गया। अब कह रहा है फाइंड फोर्स एट एनी कार्नर, एट एनी रिजल्टेंट फोर्स एट एनी कार्नर, किसी एक कार्नर पर हमको रिजल्टेंट फोर्स का फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं, तो ये मास सिस्टम ये बन रहा है तो एक फोर्स इधर हो जाएगा, एक मास सिस्टम इधर बन रहा है तो एक फोर्स इधर हो जाएगा, और एक इधर बना है, इसमें डी सी है तो डी सी लिख देते हैं, इसमें डी ए है तो डी ए लिख लेते हैं, और ये फोर्स लिख लेते हैं डी बी। ठीक है, अब अगर ये है, ये भी ये है, ये है, ये है, तो ये कितना मिलेगा, √2a, ये वाला मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो पहले हम निकालते हैं फोर्स कौन सा है, एफ डी बी इक्वल टू जी m1 m2, तो एम स्क्वायर, और ये होगा √2a का होल स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये मिल गया। अब एफ डी ए जितना होगा उतना ही हमारा एफ डी सी होगा, तो एफ डी सी इक्वल टू, देखें तो कितना मिलेगा हम लोगों का, यहाँ से फाइंड करें डी सी, तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये चीज़ हमको देखना है कि ये वाला और ये वाला फोर्स जो है उसका रिजल्टेंट इस पर होगा, ये फोर्स और ये फोर्स 90 डिग्री, यानी ऐसे देखें, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर और 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इसमें होगा, और ये रिजल्टेंट कितना होगा, √2 और एफ, क्योंकि अगर ये इसको एफ मान लें, इसको एफ, तो ये कितना होगा, √एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट लिख दें तो √2 और एफ, और इसको हम लोग देख रहे हैं तो ये जो होता है कि अगर एफ फोर्स है तो F/2, तो नेट फोर्स कितना निकला, एफ नेट इक्वल टू, अब आप देखें ये दोनों सेम इस डायरेक्शन में हमारा ये भी है और एफ डी भी, और इसका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट कितना है, √2f, तो √2f और प्लस इसको हम लिख सकते हैं एफ डी बी या F/2। अब √2 ये हो गया, एफ की वैल्यू कितनी है, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस एफ डी बी की वैल्यू है जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट, तो √2 प्लस 1/2
और यहाँ से हमको मिल जाएगा सॉरी एम स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर, तो एफ नेट हमको ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ नेट। ठीक, और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि हेक्सागन है और हेक्सागन के हर कार्नर पर यम द्रव्यमान का यम मास रखे गए हैं। हेक्सागन पर 1 2 3 4 5 6 हर जगह यहाँ पे यम मास, इस जगह पर भी यम मास, यहाँ पे भी यम मास और यहाँ पे यम मास रखा गया है, इस जगह पर भी यम मास और यहाँ पे भी यम मास रखा गया है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये हमारा बी सी डी पॉइंट है, ई और यह पॉइंट है, और इसके सेंटर पर कह रहा है कि यम मास रखा गया है, कैपिटल यम मास। अब फाइंड करना है इस पर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया और ये हमको। अब थोड़ा सा शेप इधर से उधर हुआ, हेक्सागन में तो सब साइड इक्वल होते हैं, और इसकी साइड को हम मान लेते हैं जितने भी साइड हैं ये और ये सब के सब ये हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये भी उतना ही होगा। अब हमको फोर्स देखना है, तो फोर्स में हमारे पास देखें कि एक पेयर जो होता है कि इस मास का और इस मास का एक पेयर बन रहा है, और फोर्स हमारा यहाँ पे इन मासों के कारण लगा, तो उसको हमने नाम दे दिया एफ ए। एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो इस पेयर के में जो फोर्स लगा उसको नाम दे दिया एफ बी। एक इस जगह पर है तो इसको हमने नाम दे दिया एफ सी। ये फोर्स यहाँ पे लगा, इसको नाम दे दिया एफ डी, और एक फोर्स यहाँ पे पेयर बना है तो ये नाम दे दिया एफ ई, और एक फोर्स हमारा यहाँ पे लगा, नाम दे दिया एफ एफ। ये हमारे फोर्स है। अब देखें कि जो एफ ए फोर्स है, जितना ये होगा उसके अपोजिट में एफ डी फोर्स होगा, तो ये दोनों एफ ए एफ डी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। एफ ई और एफ बी दोनों इक्वल अपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। एफ सी और एफ एफ फोर्स इक्वल है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स ऑन मास यम, नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो होगा यम मास पर वो कितना आएगा, 0। नेट फोर्स ऑन यम मास, यानी इस यम मास पर या सेंटर पर कहें तो सेंटर पर नेट फोर्स जो होगा वो हमारा 0 होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम ए को रिप्लेस कर दें, यहां से रिमूव कर दें इसको, तो उस सिचुएशन में इस पर फोर्स कितना होगा, तब कितना फोर्स होगा। तो देखिए ए को जब रिप्लेस करेंगे तो ये वाला फोर्स जो होता है रिप्लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये फोर्स वर्क नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा। तो बाकी एफ एफ सी से कैंसिल, एफ बी एफ ई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कौन, एफ डी बच जा रहा है। और एफ डी फोर्स जो होगा वो कितने के बराबर होगा, एफ डी फोर्स जो होगा जी, और एक मास यम है और एक मास यम है, तो कैपिटल यम यम और डिस्टेंस कितनी है ये, तो ये फोर्स मिल जाएगा। अब अगर हमारा थर्ड क्वेश्चन इसमें ये बन जाए कि हम ए को भी रिमूव कर दें और सी को भी रिमूव कर दें, तब यम पर, इस सेंटर पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, इस सेक्टर पर यम ए को रिमूव कर दिया और सी को रिमूव कर दिया, तो पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका हो गया
कि तब कितना इस पर फोर्स एक्ट करेगा सेंटर पर। तो अब देखें, जब हमने ए को रिमूव किया तो ये वाला फोर्स रिमूव हो गया, सी को हमने हटाया तो एफ सी फोर्स भी रिमूव हो गया, यानी ये फोर्स और ये फोर्स हमारे सी वाले फोर्स रिमूव हो गए। एफ बी एफ ई को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कौन से दो फोर्स बच रहे हैं, एफ एफ और एफ डी, यही दो फोर्स बच रहे हैं। अब इसको अगर हम काट कर बाहर निकाल दें तो ये फोर्स ये किस तरफ है आपका एफ एफ, इसको हम एफ लिख देते हैं, और एक फोर्स जो होता है कि इस तरफ है उसको हम लिख देते हैं एफ डी। ये हमारा फोर्स एफ डी है, ये दो फोर्स हो गए हमारे। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और इनके बीच जो एंगल होगी, ये देखें कि एंगल फाइंड करना है तो 360/60, 60 को डिवाइड की 6 साइड है तो 6 को डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा 60 डिग्री, यानी ये 60 ये 60, तो 120 का एंगल बन गया। और जो फोर्स होंगे एफ एफ और ये एफ डी इक्वल होंगे, क्योंकि ये इतना ही निकल कर आना है, इसको ये भी इसी के बराबर होगा एफ एफ, और इसको हम सपोज कर लेते हैं एफ है, तो अब इसको भी एफ कर दिया, इसको भी एफ कर दिया, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ आर लिख लें, रिजल्टेंट फोर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, तो ये स्क्वायर है हमारा एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ और कास 120 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और इंटू कास 120 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 कैंसिल हुआ, 2f स्क्वायर में से एफ स्क्वायर हमारा निकल कर आ जाएगा एफ स्क्वायर, और ये होगा एफ, और एफ कितना है जी एम अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो नोट करें, ओके नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिख लें, ओके 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 ओके। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कह रहा है क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि हमारे पास यम मास है, यम मास है, और यम मास को हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, एक यम और दूसरा यम माइनस यम, और इनको जो होता है सम डिस्टेंस पर हम रख देते हैं। ये हमारा यम मास है और ये है यम माइनस यम, और ये सपोज कर लेते हैं कि ये आर डिस्टेंस पर हमने इनको रख दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यम और इसकी क्या वैल्यू हो कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो वो मैक्सिमम लगे। इनके बीच मतलब यम बाई कैपिटल स्मॉल यम बाई कैपिटल यम की क्या वैल्यू हो कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो वो मैक्सिमम हो। तो चलिए पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एफ इक्वल टू जी, और यम ये हो गया और ये हो गया यम माइनस स्मॉल यम, और डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। ये अब जी इस यम को स्मॉल यम को अंदर ले चलें तो यम कैपिटल यम माइनस यम स्क्वायर अपान होगा आर स्क्वायर। अब आप कंसेप्ट सीखें कि एफ हमारा मैक्सिमम होगा, कब होगा, व्हेन
व्हेन m माइनस m स्क्वायर शुड बी मैक्सिमम। f मैक्सिमम तब होगा क्योंकि g तो हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस फिक्स हो गया तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो अब f मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम हो तो उस कंडीशन में इसको मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम फाइंड करने के लिए जो हमने मैथमेटिकल टूल्स बता रखा है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं वो देख सकते हैं आप वीडियो को, वहां से ये मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट किए तो डी अपान डी एम और यम कैपिटल एम माइनस स्मॉल इक्वल टू जीरो, स्मॉल एम का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये तो हमारा फिक्स है, इसी को तो डिवाइड किया गया है, ये फिक्स नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो ये हम लिख सकते हैं डी एम अपॉन डी एम और माइनस डी अपॉन डी एम एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये तो 1 हो गया तो यहाँ पे मिल गया एम माइनस 2m इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बता दें डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ये होता है। तो ये हमको मिल गया 2m। अब इसको हमको फाइंड करना है m बाई एम को, तो 2m इक्वल टू कैपिटल M और इस m को नीचे ले आए, 2 को उधर ले जाएं तो m बाई एम इक्वल टू 1/2, यानी m बाई एम की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 1/2 होगा, मतलब हाफ होगा। तब जो होता है इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन कह लें कि हमारे पास एक अर्थ है और यहाँ से रॉकेट फायर किया जाता है सन के तरफ। मास ऑफ सन ये हो गया, मास ऑफ अर्थ ये हो गया, सन की तरफ फायर किया जाता है और कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पर फ्रॉम अर्थ सरफेस फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस एट विच ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है जीरो। तो देखिए इसके सेंटर से हमने मान लिया r डिस्टेंस और अर्थ सरफेस से x डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है। ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ये मास ऑफ सन हो गया। अब फिर से क्वेश्चन हम समझा दें कि एक रॉकेट को अर्थ सरफेस से फायर किया जाता है सन की ओर। तो प्रश्न है कि अर्थ सरफेस से कितने डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। तो हमने मान लिया अर्थ सरफेस से x डिस्टेंस पर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से फ्रॉम द अर्थ सरफेस से x डिस्टेंस है तो यहाँ से क्या r माइनस एक्स और दोनों के बीच का r डिस्टेंस। तो देखिए कि सिंपली हम इस रॉकेट और इसके बीच का जो फोर्स है वो सन और इसके बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होंगे तभी हमारा जीरो होगा। तो उस कंडीशन में g और इसके बीच का मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द रॉकेट और इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। इस तरफ जाएंगे तो g मास ऑफ द सन और ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन मास ऑफ रॉकेट एंड
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यम ने यम को मार दिया, आर माइनस एक, जी से जी भी कैंसिल हो गया, आर माइनस एक्स को हम इधर लाएं तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ द सन अपॉन मास ऑफ द ये हो गया मास ऑफ द अर्थ, यानी आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू यम यस अपॉन यम ई। अब इसको हम आर बाई एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस एक एक्स बाई एक्स करेंगे तो, और ये यम यस अपॉन यम ई। अब पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं इनकी, मास ऑफ दी ये आर बाई एक्स -1 है तो -1 यहाँ पे रहने देते हैं। इस तरफ चलें तो मास ऑफ द सन 2 × 10⁻30 kg होता है और मास ऑफ द अर्थ होता है 6 × 10⁻24। आर बाई एक्स इक्वल टू ये 1 उस तरफ लाए तो प्लस हो गया, और देखें इसको हमको सॉल्व करना है तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 3 होगा और 1 में 3 को डिवाइड नहीं तो 0.333 ऐसे मिलेगा, इंटू 10⁻6 0.33 इंटू 10 0.33 का स्क्वायर रूट मिलेगा 0.58 और ये 10 टू पावर हो जाएगा कितना 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ये मिला। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये 581 ये मिलेगा। अब हमको चाहिए एक्स, तो एक्स फाइंड करना है तो एक्स को उधर ले जाएं और आर बाई 581 आर की वैल्यू सन और पृथ्वी सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है 15 करोड़ किलोमीटर या 1.5 × 10⁻11 अपॉन 581। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.58 × 10⁸8 मीटर, ये डिस्टेंस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। तो आप नोट कर लें, नोट कर लिया, नोट कर लें, ओके 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 मी टू ओके। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम लोग, और यहाँ से देखिए कि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r/n। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऐसे है, तो फिर हमसे पूछ रहा है कि इतना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्टों के बीच प्रोपोर्शनल है 1/r/n क्वेश्चन है। तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के कितने पावर, ऐसे आर पर रहेगा वैसे हम लिख देते हैं n+1/2 ये होगा, तो हमको ये शो करना है। तो चलिए कि मतलब फोर्स दे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना दिया है तो हमको ये दिखलाना है कि T इक्वल प्रोपोर्शनल होगा R पावर। सो क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें आपके बन सकते हैं, जो जेई का है चाहे नीट का है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं उसमें। बोर्ड लेवल में तो पॉसिबल नहीं है इस तरह से, लेकिन कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए तो एफ प्रोपोर्शनल है तो इसको हम लोग क्या मान लें, कांस्टेंट मानेंगे एक, तो R पावर n। और सर्कुलर ट्रैक पर ये है तो उस कंडीशन में ये फोर्स होगा, वो फोर्स कितना होगा हम लोग का m
वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू सी अपॉन आर पावर एन। इसी को एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और सी पावर आर पावर एन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कि ओमेगा की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ तो यम हो गया, ये हो गया आर आपका, और ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बाई आर पावर एन, ये मिलेगा हमको। अब हमको निकालना है कौन सा, टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर तो हमको दिख रहा है, तो करते क्या है, देखिए टी स्क्वायर को उधर कर देते हैं, आर पर यानी इधर ले आते हैं, अपान में सी आ जाएगा, तो टी स्क्वायर यहाँ पे लिखे इक्वल टू, देखें आर पर यन, तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर भी है, तो 4 पाई स्क्वायर, यहाँ 4 पाई स्क्वायर और टी उधर जा चुका है, अपान सी कर लेते हैं, एम आर और इंटू आर पावर एन और पावर एन और बटा कितना हो गया सी, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन सी, एम कांस्टेंट है, आर पावर कितना हुआ एन प्लस 1, ये तो मिल गया। यहाँ पे एक है, अब इसको हम अंडर रूट में ले जाएंगे, तो अंडर रूट में कितना, ये हमको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन सी, और यहाँ पे आर पावर एन प्लस 1, रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 रख दिया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो टी प्रोपोर्शनल हो गया आर पावर एन प्लस 1/2, ये हमारा क्वेश्चन।